नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज 29 जुलाई 2022 है और दिन है फ्राइडे। आई एम श्योर यू ऑल आर डूइंग ग्रेट दिस मॉर्निंग। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं BSNL के बारे में। भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा पैकेज जो है वो BSNL के रिवाइवल के लिए अनाउंस किया है, तो इसका एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि ये सही है या सही नहीं है। सेकेंड वन इज़ पॉलिटिक्स एंड करप्शन। अब टाइम्स ऑफ इंडिया का ये टॉपिक है और पॉलिटिक्स एंड करप्शन जब मैं कहूँ तो आपको लगेगा इसमें कौन सी नई बात है। यस, यू आर राइट, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये लंबे समय से हम दूसरे देशों की तो क्या बात करें, राइट, दुनिया के दूसरे देशों में भी ये चलता है, लेकिन हमारे देश में तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि कहीं ना कहीं हमने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है कि पॉलिटिक्स में करप्शन तो होता ही है। नंबर 3, वॉट नंबर्स डू नॉट रिवील अबाउट टाइगर कंजर्वेशन। आज ग्लोबल टाइगर डे है, इंटरनेशनल टाइगर डे है और द हिंदू न्यूज़पेपर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल टाइगर को लेकर है। देन वी हैव टाइम टू लिबरलाइज, ये पायोनियर का टॉपिक है। एंड द फिफ्थ वन इज़ अबाउट कादसा। तो ये 5 टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे BSNL के बारे में। BSNL का फुल फॉर्म क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड। ये एक टेलीकॉम PSU है। PSU का मतलब क्या है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि ये एक सरकारी कंपनी है, राइट। BSNL एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है। आई एम श्योर आपको याद होगा, आपके घर में भी एक टेलीफोन आया होगा, राइट। वो टेलीफोन जो लैंडलाइन हम कहते हैं, जब हम बच्चे थे तो उस टाइम पर ये टेलीकॉम, ये जो टेलीफोन है, लैंडलाइन का ज़माना था, राइट। और वो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आई एम श्योर आपने कभी ना कभी अपने मदर, फादर, अंकल, आंटी से सुना होगा कि पहले घर पे फ़ोन नहीं था तो किसी पड़ोसी के घर पे टेलीफोन था, तो वहाँ पर रिश्तेदार जो हैं वो कॉल करते थे और फिर वो अगर पड़ोसी अच्छा है तो वो टाइम पर बुलाता था, वरना फिर कह देता था कि हम बाद में बता देंगे, और फिर बताते नहीं थे। तो ऐसे सारे इश्यूज होते थे। तो इट वाज अ वेरी रेयर थिंग, राइट। वो चीज़ें कुछ मुझे याद आ गई। अब उसी समय में ऐसा भी होता था। अगेन, आप शायद अगर आप बहुत यंग हैं तो आपको ना पता हो, लेकिन आई नो दिस फैक्ट कि BSNL में जब हमारा फ़ोन जो है वो डेड हो जाता था, वायर कट हो गया या फिर वायर में कोई ख़राबी आ गई, तो फ़ोन जब डेड हो जाता था तो आपको कंप्लेन लिखवानी पड़ती थी। और कई बार ऐसा होता था कि एक एक दो दो महीने तक आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व नहीं किए जाते थे बाय BSNL। तो इस प्रकार की सर्विस उस टाइम पर सरकारी कंपनी ही थी, इसके अलावा कोई प्राइवेट कंपनी तो थी नहीं। तो एक ही ऑप्शन था, मोनोपोली थी। अगर आपको टेलीफोन चाहिए तो BSNL का आएगा, वरना नहीं आएगा। और एप्लीकेशन दो, पैसे डिपॉजिट दो, फिर आप वहाँ पर कोई कनेक्शन है, कांटेक्ट है, तो उनसे आप थोड़ा सा पुश करवा दो, तो 1-2 महीने के अंदर फ़ोन आ जाता था, वरना फिर और टाइम 6 महीने भी लगते थे। तो यू कैन इमेजिन कि कितनी कोई कंपटीशन नहीं था तो इतनी ख़राब सर्विस हुआ करती थी। ऐसा ही कंपनी जो है वो ऐसी सिचुएशन में नहीं पहुंची है। अब यूनियन गवर्नमेंट ने एक नया एम्बिशियस प्लान अनवेल किया है। भारत सरकार जो है वो फिर से BSNL को फाइनेंशियली वायबल बनाना चाहती हैं, क्योंकि टेलीकॉम जो है ये एक स्ट्रेटिजिक सेक्टर है, इसमें मोनोपोली ना हो जाए और सिर्फ प्राइवेट कंपनीज ना रहें। सरकारी कंपनी का होना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ द की। एक ऑर्गेनाइजेशन हो, एक देश हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कम्युनिकेशन जो है वो ओपन रहे। जैसे मैंने आपको बहुत सारी तारीफ़ें की BSNL की, राइट, कैसे उनका परफॉर्मेंस ख़राब था एक्सेट्रा, तो ये बिलो पार परफॉर्मेंस, दिस इज़ नंबर 1 रीज़न, राइट। जो BSNL में काम करने वाले सभी नहीं, लेकिन कुछ लोगों को चर्बी भी बहुत चढ़ गई थी। पता था कि कोई निकाल नहीं पाएगा, काम करो ना करो क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये सारा एटीट्यूड जो है वो चलता था। फिर नेटवर्क के इश्यूज़ और ये सारी चीज़ें, बिजनेस एज यूजुअल होने लगा। और दूसरी तरफ जो प्राइवेट कंपनीज आने लगी, हच आई, वोडाफोन, पहले हच नाम था, हच से पहले भी कुछ नाम था, मुझे भूल गया मैं नाम, सेलफोर्स, इट वाज सेलफोर्स। फिर सेलफोर्स के बाद हच, और हच के बाद ये वोडाफोन, एंड देन भी दूसरी तरफ आइडिया आ गई, और फिर दूसरी कंपनीज भी थी। और फिर BSNL के भी मोबाइल के कार्ड्स आते थे। मुझे याद है व्हेन आई वाज इन स्कूल
तो उस टाइम पर ऐसे स्कीम्स भी निकली थी कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत ही कम रेट पर BSNL का मोबाइल कार्ड जो है वो मिल जाता था एक्सेट्रा। तो ये सारी स्कीम्स लेकर आई, लेकिन सर्विस बहुत ही ख़राब थी और इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग थे, राइट, कस्टमर्स जो थे, जो पहले मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ BSNL ही था तो BSNL के ही सारे कस्टमर्स थे, फिर वो धीरे धीरे दूसरे अच्छे सर्विस प्रोवाइडर्स में स्विच होने लगे। अब सरकार ने 1.64 लाख करोड़ रुपीस का रिवाइवल पैकेज जो है वो BSNL के लिए अनाउंस किया है और 2019 में भी कुछ पैकेज जो है वो अनाउंस किया था। 2019 में जो इंटरवेंशन किया BSNL को स्टेबल बनाने के लिए, तो उससे कोई इतना कोई बड़ा रिजल्ट जो है वो देखने को नहीं मिला है। अब जो ये 1.64 लाख करोड़ रुपीस का पैकेज जो है उससे देखते हैं कि क्या इसमें बदलाव आएगा या नहीं आएगा। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड क्रेडिटेड विद क्रिएटिंग भारत नेट फाइबर नेटवर्क विल बी मर्ज्ड विद BSNL। ये जो भारत ब्रॉडबैंड BBNL जो है उसको BSNL के साथ मर्ज किया जाएगा और जब तक इस कंपनी में प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगा, राइट, जब तक यहाँ पर काम करने वाले लोग जो हैं उनके अंदर वो जो एक प्राइवेट कंपनी में जो प्रोफेशनलिज्म होता है, जो टारगेट को अचीव करना है, और अगर आप बार बार फेल होते हैं टारगेट को अचीव करने में तो आपको निकाला जा सकता है। तो हायर एंड फायर वाली चीज़ें, एक टारगेट को अचीव करने वाली कंपनी बने, एक अचीवर बने, जब तक ये चीज़ें यहाँ पर नहीं आएगी तब तक मेरे आपके पैसे जो हैं वो सरकार इस कंपनी में डालती रहेगी और ये कंपनी जो है वो फिर से ये सारे पैसे जो हैं वो डूब जाएंगे। इसका कोई बड़ा रिजल्ट जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर अब 4G BSNL जो है वो स्टार्ट करने वाली है। अब बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो 5G की तरफ हैं, राइट, 5G इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। 4G तो हम एक लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं, देखते ही देखते 6 साल हो गए 4G के, राइट। 2015-16 के आसपास 4G को लॉन्च किया गया था और आज देखिए 2022 और आई बिलीव 2023 तक 5G जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। सरकार ने तो यही कहा है कि 2022 के एंड तक ये 5G जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन लेट्स से कि 23 तक 5G आ जाएगा और उस टाइम पर BSNL जो है वो 4G में एंट्री लेगा। तो ऐसी कुछ गलतियां जो क्लियरली नज़र आ रही हैं कि अब 4G को फॉरगेट अबाउट 4G, अब उनको 5G को टारगेट करना चाहिए। 5G में BSNL आ जाए और एक नए तरीके से, एक नए जोश के साथ आए, तो ऐसा कुछ प्लान्स बनाने चाहिए। तो दिस आर अगेन एक सुसाइडल मिशन पर चल रहा है BSNL, ऐसा मुझे लग रहा है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। फिर बात करते हैं करप्शन के बारे में। ममता बनर्जी ने पार्थ चैटर्जी नाम के अपने एक कैबिनेट मिनिस्टर और पार्टी की पोस्ट दोनों में से इस व्यक्ति को सैक कर दिया है, यानी कि निकाल दिया है। इनके पास कुछ इलीगल कैश है और ये सारा मामला सामने आया और चैटर्जी वाज लाइक एन एम्बैरेसमेंट एंड लायबिलिटी। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर आप बदनाम हो जाते हैं, राइट, तो फिर आप एक लायबिलिटी बन जाते हैं। आपकी इमेज अच्छी है, लोगों का सपोर्ट है आपको, तो यू आर एन एसेट। लेकिन अगर आपकी फॉर वट एवर रीज़न, राइट, अगर आप पब्लिक में आपका नाम ख़राब हो जाता है तो फिर, और पार्टी को भी पता चल ही जाता है, लोगों को पता रहता ही है कि किस व्यक्ति के पास कैसे पैसे आए हैं, राइट, कौन कौन से इलीगल काम वो कर रहे हैं एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जब पार्टी मीन्स इग्नोर करती है पार्टी, लेकिन जब पानी जो है वो हद से ऊपर बहने लगता है तो फिर क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। अब चैटर्जी को सैक किया गया, राइट, उनको निकाला गया, सैक किया गया, तो ये क्वेश्चन जो है वो फिर से खड़ा उठता है कि पॉलिटिक्स और करप्शन ये एक बहुत ही मीन्स इट्स लाइक अ नेक्सस, और हमारे देश में बहुत सारे प्रयास किए गए, राइट, ब्लैक मनी को, जो काला धन हम कहते हैं, तो ब्लैक मनी को हमेशा के लिए नाबूद करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए। लोग ये भी कहते हैं कि रियल एस्टेट जो है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी है। हाँ है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लेट मी टेल यू, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ ब्लैक मनी को एक्सेप्ट करती रहेगी, जब तक ऐसे लॉज हैं, ऐसे लूपहोल्स हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो ब्लैक मनी के माध्यम से चलती रहे, तब तक ब्लैक मनी जो है वो हमेशा, ब्लैक इकोनॉमी, ब्लैक मनी हमेशा जो है वो हमारे देश में रहेगी।
अब हम सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए हैं कि अगर आप एमएलए के इलेक्शन में खड़े हैं तो आपको इतना खर्चा करना है, इससे ज़्यादा नहीं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपको इतना खर्चा करना है। बट वी ऑल नो कि यहाँ पर लेट्स से एमएलए की अगर 5 करोड़ की लिमिट है और एमपी की 10 करोड़ की लिमिट है तो इतना नहीं होता है, राइट। उससे कई गुना ज़्यादा डिपेंड्स कि किस सीट के लिए, किस राज्य में, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप खड़े हैं, वो कितनी हॉट सीट है। कई बार ऐसा भी होता है कुछ एमएलए की जो इलेक्शन की जो लड़ाई होती है तो उसमें 50 करोड़ रुपए भी खर्च किए जाते हैं, राइट। 25 करोड़, 50 करोड़। और कई बार ऐसा भी होता है कि एमपी से ज़्यादा एमएलए की सीट पर ज़्यादा खर्च किया जाता है। तो कहाँ पर कितनी मलाई मिल रही है, कितनी टफ कंपटीशन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही होती हैं। थोड़ा स्ट्रेलिंग इज़ के जो ये लिमिट रखी है उससे तो कई गुना ज़्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं। तो ये सारे पैसे जो कहाँ से आते हैं, ये सारा काला धन है। और काला धन जो है कैश में ही खर्च किया जाता है और इसको ट्रेस करना जो है वो नियरली इम्पॉसिबल है। सीआई के पास भी इतनी कोई ख़ास फैसिलिटीज़ नहीं है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो देख सकें। और फिर अगर वो कैंडिडेट नहीं तो फिर जो पार्टी है वो पैसे खर्च कर दिए। पार्टी के पास से कहाँ से पैसे आएंगे, पार्टी के पास भी वो एमएलए जो हैं, एमएलए या फिर एमपी का जो कैंडिडेट है वही वो पैसे देगा। पार्टी थोड़ी अपनी जेब में से किसी एक व्यक्ति को जिताने के लिए पैसे खर्च करेगी, नहीं। पार्टी को अगर आप पैसे देंगे तो पार्टी सारी चीज़ें जो है वो खर्च करने के लिए पार्टी भी तैयार रहेगी। All parties must recognize that the changes of an embarrassing corruption scandal coming to the light are higher now than before. अब करप्शन के केसेस और स्कैंडल्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में सामने आने लगी हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कोई सेंट्रल एजेंसी ने कहीं किसी पर छापा मारा तब चीज़ें बाहर आती है। कई बार ऐसा होता है कि जो विक्टिम है वो पब्लिकली चला गया, मीडिया में उसने दे दिया। तो ऐसा भी होता है। बीजेपी कर्नाटका में जो बीजेपी की सरकार है उसके साथ ऐसा ही कुछ हुआ। एक कॉन्ट्रैक्टर जो है उसने कंप्लेन की और फाइनली एक जो मिनिस्टर हैं, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ES ईश्वरप्पा, तो उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा। तो महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है हमें, राइट। सेंट्रल एजेंसीज ने रेड्स लगाई धड़ाधड़ और बहुत सारे नाम जो हैं वो सामने आए। अभी करप्शन का जो काम पहले क्या था कि आप टेबल के नीचे से जो कैश दे देते हैं, कैश देते थे या फिर कैश, ये सारी चीज़ें आज भी होती है। ये पुराने तरीके भी हैं, नए तरीके जो आ चुके हैं वो ये हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया जाता है, लेट्स से कि कॉन्ट्रैक्ट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। लेट्स से कि 5 कंपनीज जो हैं वो कम से कम 5 कंपनीज को टेंडर फाइल करना है। तो लेट्स इमेजिन के 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 कंपनीज हैं। अब अगर सेटिंग जो है वो कंपनी नंबर 1 ने पूरी सेटिंग कर ली है सारे ऑफिसर्स के साथ, तो वो क्या करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस जो है ना कॉन्ट्रैक्ट की ऐसे निकालेंगे कि ये नंबर 4 और 5 जो है वो एलिमिनेट ही हो जाएंगे। और नंबर 2 और नंबर 3 जो है ना, ये 1 और 2 से ही मिली भगत वाली कंपनी होती है। ये ऑफिसर्स जो सबको पता रहता है। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस डिज़ाइन किए जाते हैं कि फाइनली ये 1 जो है उसको ही मिल जाए और बाद में कट जो है वो सभी के साथ शेयर की जाती है। तो इस प्रकार की भी सोफिस्टिकेट तरीके से एकदम लोगों को पता भी ना चले, राइट। यू कैन नॉट कॉल इट मीन्स ये करप्शन ही है, लेकिन ये आप पकड़े नहीं जाएंगे इसमें, क्योंकि सारी चीज़ें पेपर वाइज जो हैं सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट की जाती हैं। तो आज भी ये चलता है और ये चलता ही रहेगा, ये तब तक चलता रहेगा। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक ऑफिसर आएगा या फिर मोदी साहब जो हैं वो सारी चीज़ें हमारे लिए सॉल्व कर देंगे, राइट। वी हैव टू अंडरस्टैंड, चलो मोदी साहब अच्छे हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, खुद पैसे वैसे नहीं खाते, लेकिन इतना बड़ा देश है, इतने सारे अलग अलग लोग हैं और इतनी सारी सिस्टम्स हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, राइट। रिक्रूटमेंट में बदलाव लाना पड़ेगा, फिर सरकारी जो काम करने का तरीका है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। जुडिशरी जो है वो फास्ट होनी चाहिए कि ऐसे कोई केसेस आए तो धड़ाधड़ केस जो है वो सॉल्व हो जाए, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, लॉ एंड ऑर्डर में इम्प्रूवमेंट, फिर लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाले जो पुलिस हैं एक्सेट्रा, तो उसमें भी ज़बरदस्त बदलाव। तो पूरी सिस्टम जो है उसको एक के बाद एक धड़ाधड़ चेंजेस करेंगे तब जाकर ये चीज़ें जो है वो चेंज होगी। और जब तक लोग करप्शन करना चाहते हैं, जब तक हम एज ए सोसाइटी ऐसे लोगों को
जिनके पास पैसे हैं, राइट, जिन्होंने वेल्थ जनरेट की है, इल गॉटन वेल्थ, या फिर काला धन या फिर करप्शन करके वेल्थ जनरेट की, और इनके पीछे दुम हिलाकर जब तक समाज जो है वो चलता रहेगा, दौड़ता रहेगा कि कोई पुलिस ऑफिसर हैं या फिर कोई बड़ा ऑफिसर हैं या फिर किसी ने सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट करके सारे सेटिंग्स करके पैसे बनाते रहा वो व्यक्ति, और समाज जो है वो उसको बहुत ही अच्छी नज़र से देखता है। उनके बेटे और लड़के की शादी जो है वो भी फटाफट हो जाती है क्योंकि पैसे हैं। जब तक ये मोह माया के चक्कर में समाज फंसा रहेगा तब तक ये चीज़ जो है वो लोगों का एस्पिरेशन रहेगी। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो सबसे पहले तो करप्शन जो है, करप्ट सोच जो है, उसको हमें दिमाग में से, समाज में से निकालना पड़ेगा। उसके बाद कहीं पर दूसरे चेंजेस जो हैं वो हो सकते हैं। दोस्तों, आज ग्लोबल टाइगर डे है, राइट, इंटरनेशनल टाइगर डे या फिर ग्लोबल टाइगर डे, सेम थिंग, राइट। टुडे इज़ 29 जुलाई, और एज वी ऑल नो हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर, राइट। एक मैजेस्टिक एनिमल है, सबसे बड़ी कैट। इनफैक्ट लायन जो है ना, लायन से भी स्ट्रोंगर, ज़्यादा ताकतवर और बड़ा होता है टाइगर, राइट। और कहते हैं कि लायन इज़ द किंग ऑफ द जंगल, द टाइगर इज़ द एम्परर ऑफ द जंगल। के अकेला जो है वो इट्स लाइक एक टाइगर जो है उसकी एक अलग ही शान है, एज वी ऑल नो। अब टाइगर जो है वो एक समय था जब दुनिया के बहुत सारे, खास करके एशिया के बहुत सारे देशों में फैले हुए थे, बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, क्योंकि एक एपेक्स प्रेडिटर है। जिस इलाके में एक टाइगर रहता है तो वो उसमें किसी भी जानवर का शिकार जो है वो करने की क्षमता है इसमें, तो सर्वाइवल जो है वो काफ़ी सही था। लेकिन फिर ख़ास करके ये ब्रिटिश राज जब से आया और ये गन की शुरुआत हुई इसके इस्तेमाल की, और फिर शिकार जो है ऐसे स्पोर्ट्स के तौर पर जब खेलने लगे लोग, तो बहुत सारे ऐसे जो टाइगर्स हैं, लायंस हैं, ऐसे शिकारी जो एनिमल्स हैं, तो उनका शिकार होने लगा, और फिर जंगल और ये सारी चीज़ें भी बर्बाद होने लगी। क्योंकि एक जंगल में हिरन और साबर और बहुत सारे ऐसे अलग अलग जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, तो उनको फिट रखने का काम, वो भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि शिकारी जो ऐसे एनिमल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली उनके इर्द गिर्द रहते हैं। तो इट्स लाइक इट्स ए सर्कल ऑफ लाइफ। टाइगर मर जाएगा, टाइगर जो है वो फिर ये मिट्टी में मिल जाएगा और कीड़े मकोड़े खा लेंगे टाइगर को, फिर वही जो है वो फिर से मिट्टी के साथ मिल जाएंगे, और उसी मिट्टी में घास, ये ग्रास उगेगा, और वही जो है वो फिर हिरन और ये खाएंगे। तो इट्स लाइक ए सर्कल ऑफ लाइफ। ये जंगल में जो है लाइफ ऐसी है, मीन्स लाइफ इनफैक्ट ऐसी है, लाइफ और डेथ का सर्कल इस प्रकार से चलता है। अब भारत के लिए अच्छी बात है कि 2005 से देखा जाए तो 40% टाइगर की पॉपुलेशन में हमें एक इंक्रीज़ देखने को मिला है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और प्रॉब्लम जो है वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट का। ना व्हाट इज़ दिस, टेक्निकल चीज़ है, थोड़ी समझ लेते हैं इसको। अगर टाइगर्स या फिर इस प्रकार के जो एनिमल्स हैं वो ऐसी स्मॉल और आइसोलेटेड पॉपुलेशन है, तो उसके एक्सटिंक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक छोटे से पॉकेट में ही अगर पाए जाते हैं, लेट्स से कि ये हमारा देश भारत के अलग अलग पॉकेट्स में टाइगर आपको देखने को मिलते हैं, राइट। ऐसे टाइगर कॉरिडोर्स हैं, लेट्स से रिजर्व्स और कॉरिडोर्स एक्सेट्रा। तो यहाँ के जो टाइगर हैं वो यहाँ पर ही घूमते रहते हैं, ये फिर यहाँ पर नहीं जा पाते, राइट। तो ये अगर इंटरकनेक्टेड नहीं है, ऐसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, कि अगर इंटरकनेक्टेड नहीं है, छोटी सी आइसोलेटेड पॉपुलेशन है, तो क्या होगा, वो ब्रीडिंग भी इन ब्रीडिंग ही होगी, उनकी जीन्स में वैरायटी नहीं आएगी, राइट। वो एक ही पेरेंट्स के बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, तो उनकी एक ही लिनिएज होगी, राइट। तो वैरायटी उसमें कम रहेगी। तो इस वजह से ऐसा भी हो सकता है कोई एक डिजीज़ आया और उस डिजीज़ की वजह से वो पूरे पॉकेट के टाइगर्स जो है वो ख़त्म हो जाए। ए क्लोजर लुक एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टाइगर अक्रॉस द रेंज शोज दैट मोस्ट टाइगर पॉपुलेशंस आर स्मॉलर देन 100। और जब 100 से भी कम पॉपुलेशन रहती है किसी पॉकेट में टाइगर की, तो वो कम ही मानी जाती है, राइट। ये कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, कोई नई बीमारी आई और सभी टाइगर्स को ये अफेक्ट हो सकती है। तो गवर्नमेंट को
और जो कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं, व्हाट वी नीड टू डू इज़, जैसे मैंने आपको वो ये बताया ना कि इंटरकनेक्टेडनेस होनी चाहिए, कि टाइगर्स जो हैं वो एक दूसरे के अलग अलग मीन्स जो अलग अलग पॉकेट्स में टाइगर रिजर्व्स है तो यहाँ पर आ जा सके, राइट। और जितना वो आएंगे जाएंगे, पैसे जितना होगा उनका, तो इससे क्या होगा कि उनके जीन्स में भी वैरायटी आएगी। अब ओडिशा में देखिए एग्जांपल्स हैं कुछ, ये जो ओडिशा है तो उसमें एक जो ब्लैक टाइगर है, तो ब्लैक टाइगर आपको वहाँ पर ही देखने को मिलता है। तो रीज़न इज अगेन, जैसे मैंने बताया कि एक ही पॉकेट में ये ब्रीडिंग हो रही है, दैट्स द रीज़न। सिमलीपाल जो है उसमें भी यही है, स्मॉल एंड आइसोलेटेड पॉपुलेशन है। तो राजस्थान के रणथंभौर में अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड के इन ब्रीडिंग वहाँ पर हो रही है। तो दिस आर सम, चलो अच्छी बात है कि टाइगर की ओवरऑल पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हुई है, और हम जनरली उसी से ही नापते हैं कि पहले लेट्स से 2000 टाइगर्स थे हमारे देश में, तो अब लेट्स से 2500 हो गए, तो इट लुक्स के चलो अच्छी बात है। लेकिन ये 2500 जो हैं वो छोटी छोटी पॉकेट्स में ही हैं, तो दिस इज़ नॉट हेल्थी। हेल्थी कंजर्वेशन के लिए और टाइगर के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इनके कॉरिडोर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहें और मिक्स एंड मैच होता रहे, इन द सेंस के वेस्ट बंगाल के टाइगर्स जो हैं वो फिर राजस्थान के टाइगर्स के साथ भी उनकी ब्रीडिंग हो रही हो, फिर कर्नाटका के टाइगर्स के साथ, उत्तराखंड के टाइगर्स के साथ, तो ऐसे जितना नेचुरल तरीके से वो एक दूसरे के कॉरिडोर्स में आ जा पाएंगे। टाइगर फाइट्स और ये सारी चीज़ें भी होती रहती हैं, लेकिन जितना क्रॉस ब्रीडिंग होगा उतना ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए बहुत ही हेल्थी माना जाता है। चलो अब बात करते हैं जॉब के बारे में, राइट। इकोनॉमी के बारे में कुछ बातचीत कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अभी फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस जो है वो रेगुलर नहीं है। यू आर राइट डियर फ्रेंड्स। जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्थ के इश्यूज़ की वजह से थोड़ा बहुत शेड्यूल जो है ना वो पूरा महीने का डिस्टर्ब हो गया। कई बार ऐसा भी होता है कि एनर्जी इतनी लो होती है, बिकॉज आई हैव टू गो थ्रू लाइक जो एक्सरसाइजेज अब स्टार्ट हुई हैं, दे आर सो हार्ड एक्सरसाइजेस कि सुबह 45 मिनट्स का वर्कआउट और शाम को 45 मिनट्स का वर्कआउट रहता है, तो आई फील एग्जॉस्टेड, राइट। ये बहुत ही, बट आई एम गेटिंग यूज्ड टू विथ इट। कुछ दिनों के अंदर चीज़ें जो है वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगी, डोंट वरी। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने एक लंबे समय से फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस को फॉलो किया है, तो आपके लिए ये आंकड़े जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो पॉइंट्स शेयर करूंगा, वो समझना आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। आपकी स्क्रीन पर जो लाइन है उसको पढ़ लेते हैं। द रश फॉर गवर्नमेंट जॉब्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीवियरिटी ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। चलिए कुछ कड़वी बातें करते हैं। मैं मानता हूं कि बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं उनके अंदर ये जज्बा होता है और अच्छे संस्कार हैं, अच्छे उनके विचार हैं कि वो सरकार का पार्ट बनना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, या फिर स्टेट लेवल के ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, और समाज में जो गंदगी है उसको साफ़ करना चाहते हैं। ये उनके अच्छे विचार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, ट्रस्ट मी। देखिए, मेरे विचार कितने भी अच्छे क्यों ना हों, अगर मैं उनको एक्शन में इम्प्लीमेंट नहीं करता तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं। लेट्स से कि मुझे 1 करोड़ रुपए का दान करना है। मैं आज ये सोच रहा हूँ कि मैं 1 करोड़ रुपए जो हैं उसमें से 10 लाख रुपए गरीब बच्चों को पढ़ाई करवाऊँगा, 10 लाख रुपए में जो विधवा औरतें हैं उनकी मदद करूँगा, फिर 10 लाख रुपए मैं हॉस्पिटल में दूंगा, 10 लाख रुपए मैं यहाँ वहाँ कितनी सारी एनवायरनमेंट के लिए खर्च करूँगा, ये वो एक्सेट्रा। तो ये तो मेरा विचार है। जब तक मैं अपनी जेब में से वो पैसे ना निकालूं तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। चलो मेरे विचार अच्छे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा? कुछ नहीं, जब तक एक्शन नहीं होगी। तो बहुत सारे लोगों को देश में बदलाव लाना है, अच्छे विचार हैं, चलो इट्स अ गुड थिंग, एटलीस्ट अच्छे विचार हैं। लेकिन वी शुड नॉट बी सेटिस्फाइड विद जस्ट अच्छे इरादे और अच्छे विचार। गवर्नमेंट जॉब्स में लोग इसीलिए भी जाना चाहते हैं, सभी नहीं लेकिन ज़्यादातर, शादी हो जाए, फिक्स सैलरी रहेगी, इन द सेंस कि चलो 10-20 हज़ार रुपये से स्टार्ट किया तो 20 से कम तो नहीं मिलेंगे आपको, परफॉर्म करें ना करें। कुछ सालों के बाद आपका 40 हो जाएगा, कुछ सालों के बाद आप रिटायर होंगे, तब तक 1 लाख रुपए आपकी सैलरी हो जाएगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, बेनिफिट्स हैं एक्सेट्रा। और हमारे देश में जो फॉर्मल जॉब्स हैं, सरकारी जॉब्स और अच्छी कंपनी
की जॉब्स को ऐड कर दें आप, तो हमारे देश में कुछ 7-8% ही फॉर्मल जॉब्स है। बाकी की जितनी भी जॉब्स हैं, राइट, वो सारी की सारी इनफॉर्मल जॉब्स हैं, राइट, दे आर ऑल इनफॉर्मल जॉब्स। तो इसीलिए लोगों को फॉर्मल जॉब्स में सारे बेनिफिट्स, हेल्थ के बेनिफिट, पेंशन, ये वो, अच्छी सैलरी, छुट्टियां, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। तो लोगों को फॉर्मल जॉब्स का एस्पिरेशन रहता है, और सारी की सारी सरकारी नौकरी जो है ये 7-8% में आ जाती है। अब जितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की क्राइस, जितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, जितनी इकोनॉमी ख़राब, उतनी ज़्यादा एस्पिरेशन होगी कि लोग जो हैं वो गरीबी और उन सारी चीज़ों से निकल कर गवर्नमेंट जॉब्स में घुस जाएं, राइट। अब ये भी आपने सुना होगा कि बिहार, यूपी, ये कुछ ऐसे राज्य हैं सबसे ज़्यादा आईएएस ऑफिसर्स, और वहाँ के बच्चे जो हैं वो जो तैयारी करते हैं वो एक अलग लेवल की होती है, ऐसा कहते हैं। और गुजरात की बात करें, आई एम फ्रॉम गुजरात, तो गुजरात में आज भी ये माहौल है कि लोग जो हैं वो मीन्स, चलो उनको पता है कि एक ऑफिसर की इज्जत क्या होती है और कितना समाज में मान मिलता है, ये वो, लेकिन वो एस्पिरेशन, वो ड्राइव, वो भूख नहीं होती है कि ऑफिसर बनना है। द रीज़न इज़ बिजनेस कर लेंगे, दूसरी जॉब्स मिल जाएगी। तो एक राज्य के अंदर इकोनॉमिकल सिचुएशन कैसी है, दैट विल ऑल्सो ड्राइव कि वहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने का माहौल कैसा है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज जो हम आंकड़े डिस्कस करेंगे, ये आंकड़े मेरे या फिर किसी न्यूज़पेपर के आंकड़े नहीं हैं, ये लोकसभा में सरकार ने ही ये आंकड़े रखे हैं। as many as 22.5 crore applications were received from 2014-15 to 20, इतने सालों के अंदर, पिछले 5-6 सालों के अंदर 22 करोड़ जितने लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में अप्लाई किया। लेकिन कितने लोगों को जॉब मिली? 7.22 लाख लोगों को जॉब मिले। 22 करोड़ लोगों को जॉब कर एप्लीकेशन मिले और इतने लोगों को जॉब मिली। रफली आप पकड़ लीजिए कि 300 अगर लोग हैं, 300 यंगस्टर्स हैं, तो 300 में से कोई एक जो है उसको सरकारी जॉब जो है वो मिल जाएगी। अब सरकारी जॉब्स बहुत कम हैं, एप्लीकेशंस लाखों में आते हैं, एंड आई एम श्योर यू नो दिस थिंग एज वेल। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई ना कोई एग्ज़ाम आपने दी भी होगी। तो आपको पता है कि जब एग्जामिनेशन हॉल में आप जाते हैं तो एक क्लास के अंदर बहुत सारी बेंचेस खाली होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, जितनी वैकेंसीज हैं उससे तो मल्टीप्लाइड बाय कितने सारे लोग जो हैं वो अप्लाई करते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ एजुटेशन अगेंस्ट अग्निवीर स्कीम वॉज ऑल्सो पार्टली बिकॉज द लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यंगस्टर्स। अब आप देखिए, अगर डेवलप्ड देश में देखेंगे, यूएसए, यूके एक्सेट्रा, तो वहाँ पर सरकारी जॉब्स हमारी तरह नहीं होती है, प्राइवेट की तरह है। आपको सरकार में काम किया आपने, कुछ ऐसी जॉब्स होती है, चलो पुलिस वाली जॉब और ये सारी जॉब्स जो हैं वो होती है कि परमानेंट टाइप ऑफ जॉब होती है। लेकिन ज़्यादातर जॉब्स जो हैं उसमें ऐसा होता है कि आप अप्लाई किया, आपको जॉब मिल गई, कुछ साल आपने वहाँ पर काम किया, फिर आप दूसरी जो, क्योंकि वहाँ पर फॉर्मल जॉब्स ज़्यादा हैं और इनफॉर्मल जॉब्स बहुत कम हैं। और इकोनॉमी का ग्रोथ जब तक नहीं होगा तब तक उतनी ज़्यादा जॉब्स जनरेट नहीं होगी। अगर हमारे देश में जेन्युइनली हम सभी को अच्छी क्वालिटी की जॉब्स देना चाहते हैं तो डबल डिजिट से इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या कहता है कि इंडिया का ग्रोथ 7.4% होगा इस साल, और 23-24 में 6.1% होगा। ये आंकड़े जो हैं दे आर नॉट दैट एनकरेजिंग आंकड़े, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर आप देखिए क्रूड की प्राइस बढ़ चुकी है, सप्लाई चेन के इश्यूज और ओवरऑल डिमांड में डिक्लाइन, ग्लोबल रिसेशन जैसी सिचुएशन भी नज़र आ रही है। आईएमएफ का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है यही कहता है कि वर्ल्ड में अब इकोनॉमिकली ये वॉर और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसकी वजह से डिमांड जो है, ग्लोबल डिमांड, वो थोड़ी कम हो गई। तो इंडिया को उतना ही एक्सपोर्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, तो उतनी सारी कंपनीज़ का बिज़नेस जो है वो उतना ज़्यादा नहीं होगा, तो उतनी ज़्यादा जॉब्स। तो अगेन सरकार ने रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार काफ़ी सारे पैसे इंजेक्ट कर रही है, एग्रीकल्चर में, लेबर लॉज में बदलाव करने की कोशिश, तो ये सारी चीज़ें चलो अच्छी की है सरकार ने। लेकिन जब तक हमारी इकोनॉमी डबल डिजिट से ग्रो नहीं करेगी तब तक उतनी जॉब्स जितनी हमें जनरेट करनी चाहिए उतनी जॉब्स जनरेट हो ही नहीं पाएगी, राइट। ये 7%, 8% इट्स गुड कंपेयर टू दूसरी इकोनॉमीज़,
लेकिन हमारे देश के यंगस्टर्स को जॉब दिलाने के लिए डबल डिजिट ही इसका एक आंसर है। और जब तक यह नहीं होगा तब तक हमेशा ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला इश्यू जो है वो रहेगा ही, और सरकारी जॉब्स की जो एग्ज़ाम्स होती हैं उसमें उतना ही टफ कंपटीशन रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कात्सा और डिफेंस के बारे में। आपकी स्क्रीन पर ये जो ट्रक नज़र आ रहा है, ट्रक के पीछे ये जो पाइप्स है ना बड़े बड़े, तो इसमें मिसाइल्स होती हैं, और इसको ये जो है ये पर्टिकुलर वन इट्स कॉल्ड S-400, ये रशियन है, राइट। कुछ दिनों पहले भी हमने कात्सा के बारे में बात की थी, आज फिर से बात कर रहे हैं। नए स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट कात्सा। ये लॉ यूएसए का है, यूएसए ने अपनी जो पार्लियामेंट है वहाँ पर इसको पास किया, यूएस सिक्योरिटी लॉ है ये। और बेसिकली ऐसा है कि अगर आप ईरान, फिर रशिया, नॉर्थ कोरिया, ऐसे दुश्मन देश जो हैं अमेरिका के, उनसे कोई ऐसा डिफेंस का सामान खरीदते हैं तो यूएसए आप पर सैंक्शंस लगाएगा, ठीक है। अब भारत ने 2018 में रशिया के साथ S-400 को लेकर डील की, $5.43 बिलियन की ये डील है। भारत जो है वो 5 यूनिट्स S-400 मिसाइल सिस्टम के से खरीदेगा, 2 यूनिट्स हमारे पास आ चुके हैं। अब ये जो S-400 है ये काफ़ी एडवांस्ड एयर डिफेंस मैकेनिज़्म है कि कोई ड्रोन, क्रूज़ या बैलिस्टिक मिसाइल, रॉकेट या फिर कोई ऐसा फाइटर जेट भारत की एयर टेरिटरी में आ जाता है तो ये S-400 है ना, ये ऑटोमेटिक मोड पर अगर आपने रख लिया तो आपको पूछेगा भी नहीं, और ऑटोमेटिकली ये एक्टिव हो जाएगी, मिसाइल निकलेगी और फिर उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को या फिर ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ये ऐसी एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 इज एन A2AD यानी कि एंटी एक्सेस एरिया डिनायल एसेट, मिलिट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टारगेट्स को भी एरियल अटैक से बचाती हैं। और इसकी कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं कि 72 टारगेट्स को कुछ 400 किलोमीटर की रेंज में डिटेक्ट कर पाती है, 160 टारगेट्स को 600 किलोमीटर की रेंज पर डिटेक्ट कर पाती हैं। और अमेरिका की जो PAC-3 पेट्रियट सिस्टम है और इसराइल के पास जो आयरन डोम है, तो उसके कंपैरिजन में S-400 को हम रख सकते हैं, राइट। और कहते हैं कि S-400 जो है उसकी प्राइस पेट्रियट मिसाइल से लगभग 50% कम है। तो इसीलिए भारत ने, क्योंकि इसकी प्राइस कम है और परफॉर्मेंस अच्छा है, तो भारत ने रशिया के साथ ये डील की और रशिया से हमने ये चीज़ें जो हैं वो ये S-400 खरीदी, और अप्रैल 2023 तक ये 6 के 6 यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। What is being seen as a diplomatic victory for India is the fact that Katsa was invoked against NATO ally Turkey for buying the same S-400 system from Russia and against the Chinese Defense Ministry earlier for seeking to purchase 10 Su-35 aircraft to probably reverse engineer them for the Chinese Air Forces. मैंने कई बार ये एग्जांपल दिया है कि टर्की जो है वो नेटो का मेंबर है और उसने रशिया से ये S-400 सिस्टम खरीदी, तो टर्की पर यह कात्सा जो है वो अप्लाई किया गया, लेकिन भारत को छूट दी जाएगी, राइट। भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। और यूएसए अब जानने लगा है, जानता है, पहचानता है इस बात को कि जितना स्ट्रॉन्ग इंडिया रहेगा उतना ही उनकी जो पैसिफिक पॉलिसी उसके लिए अच्छा रहेगा। इंडिया और यूएसए के बीच में एक इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एक डील है, राइट। और इस डील में ऐसा है कि गवर्नमेंट, एकेडेमिया और इंडस्ट्री के बीच में और ज़्यादा अच्छी पार्टनरशिप होगी। और ये ICET जो है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक, ये सारे क्षेत्रों में इंडिया और यूएसए की सरकार, एकेडेमिया और इंडस्ट्री जो है वो मिलकर काम करेगी ताकि रशिया और चाइना जैसे देशों से हम आगे निकल पाए। लेकिन ये सारी गेम जो है ना कात्सा की और ये सारी जो चीज़ें चल रही है, इसका डीप अगर एनालिसिस करें तो पता चलता है इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के किस देश को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, राइट। अभी हमने S-400 खरीदी, हमने बहुत कोशिश की और उसके बाद ये यूएसए कन्विंस हुआ है। ये पैक जो मैंने आपको बताया, PAC-3 पेट्रियट सिस्टम, अगर वो खरीदते तो यूएसए को कोई इश्यू नहीं रहता, क्योंकि एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलता, राइट। $10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिलता उनको, हाफ प्राइस है, तो हमें $5 बिलियन में हमने रशिया से ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर लिया। तो कितने सारे पैसे आएंगे ना, एंड ऑफ द डे ये सारे देश जो हैं वो एक प्रकार के व्यापारी हैं कि कौन कितना सामान बेचेगा, कौन अपनी टेक्नोलॉजीज़ जो है उनको बेचकर आगे रहेगा, ज़्यादा बिजनेस करेगा, ज़्यादा बिजनेस आएगा तो वो ज़्यादा रिसर्च कर पाएंगे, ज़्यादा और ज़्यादा फ्यूचर में प्रोडक्ट्स बेच पाएंगे।
तो भारत को तो फोकस करना चाहिए आत्मनिर्भरता पर, कि कौन सा देश जो है वो हमें टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करेगा, उन सारे प्रोडक्ट्स को भारत में मैन्युफैक्चर करेगा। और हमारी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और दूसरी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और हमारे देश के लोगों को ऐसे प्रोजेक्ट में काम करने का एक्सपीरियंस मिला। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एक बार हमें ये एक्सपीरियंस मिल गया, एक बार हमारी कंपनीज, जो एक कंपनी होती है ना वो भी एक इंसान की तरह है, उसके अंदर भी स्किल्स डेवलप हो सकते हैं। तो अगर ऐसी डेवलप्ड देशों की बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ लेट्स से हल ने या फिर डीआरडीओ की कोई कंपनीज ने या फिर इन्होंने काम किया, तो इनके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा कि क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, डूज एंड डोंट्स पता चलेगा, कैसे उन्होंने इनोवेशन को हैंडल किया। ये सारी चीज़ें जब हम सीखने लगेंगे तब हम खुद हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाने लगेंगे। धीरे धीरे हमारा मेन टारगेट यही होना चाहिए कि आज हम लेट्स से रशिया के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उनकी कंपनीज और हमारी कंपनीज मिलकर यहाँ पर प्रोडक्शन करें। सेम थिंग गोज़ विद यूएसए। लेकिन फ्यूचर का टारगेट ये होना चाहिए कि हमारी कंपनीज जो हैं वो खुद एयरक्राफ्ट बनाए, ऐसी सिस्टम्स बनाए, राइट। लेकिन ये चीज़ें ओवरनाइट नहीं हो सकती, स्टेप बाय स्टेप जो है इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। और आत्मनिर्भर प्रोग्राम जो है दैट इज़ अ वेरी गुड प्रोग्राम, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें डिफेंस में इंडिपेंडेंट, और सिर्फ इंडिपेंडेंट नहीं, बहुत ही इनोवेटिव भी होना पड़ेगा। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।